बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बे इंतहा कुर्बानियाँ, अनथक मेहनत और जद्दोजहद के बाद 1947 में पाकिस्तान हमें एक गिफ्ट के तौर पर मिला। और जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, हमें इस मुल्क के अंदर गुर्बत, बेरोज़गारी, जराइम, ख़वातीन के हकूक़ और उनकी असमत दरी, कम उम्री में शादी, बे इंतहा करप्शन और सबसे बड़ी बात यह कि इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत जैसे मसाइल का सामना है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान इन तमाम समाजी बुराइयों की दलदल में फंसा हुआ है। अब हम जिसे तरक्की पजीर मुल्क कहते हैं, इनमें ये सारी बुराइयां मौजूद हैं और पाकिस्तान की हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं देती। 1947 में पाकिस्तान की जो आबादी थी वो 3.25 करोड़ थी और 1972 में पाकिस्तान की जो आबादी हुई वो थी 6 करोड़ 55 लाख और 2016 के अंदर पाकिस्तान की जो आबादी हुई वो 15 करोड़ के करीब। और दोस्तों, आज 2022 और 2023 के दरमियान पाकिस्तान की जो आबादी है वो 23 करोड़ के करीब बताई जाती है। और इस तरह इस तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमीर अमीर से तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से तर होता जा रहा है। लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारी अशराफिया सिर्फ करप्शन छुपाने में लगी हुई है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क को दरपेश बड़े बड़े मसाइल हैं, बड़े बड़े चैलेंजेसों का सामना है, जिनको हमारी हुकूमत ख़ास तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। दोस्तों, जब जापान पर एटम बम गिरा तो एटम बम गिरने के बाद जापान को सफ़ा हस्ती से मिट जाना चाहिए था, वहाँ के लोगों को ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी, एटम बम गिरने के बावजूद भी वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के लोगों ने सरवाइव किया और अपने आप को आगे बढ़ाया, उन्होंने तरक्की की। इसी तरीके से अगर हम बांग्लादेश को देखें, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ तो उस वक्त बड़ी बड़ी ताकतों ने, अमेरिका ने, ब्रिटिश ने ये कहा, ये मुल्क जो बांग्लादेश बनाया जा रहा है, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा, हमेशा दूसरों के आगे भीख मांगेगा। लेकिन अगर हम देखें तो आज वही बांग्लादेश तरक्की भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? न्यूक्लियर ताकतवर होने के बावजूद भी पाकिस्तान एक इंतहाई पस्ती का शिकार है और इसके बावजूद भी वो तरक्की नहीं कर पा रहा। बे इंतहा समाजी मसाइल हैं, बदकिस्मती से लोग बुरे हालात का शिकार हैं और बेरोज़गारी की वजह से कुछ नौजवान मनशियात के आदी हो रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में मनशियात का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों, इनका दुख और तकलीफ दूर करने में ये समझते हैं कि इनका सबसे आसान तरीका यही है कि नशा करना। कुछ नौजवान सबसे ज़्यादा मायूसी के नतीजे में खुदकुशी करने पर मजबूर हैं और वो लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान जैसे चक्करों में आवाम को लगा के सियासत तो कर रही हैं और आवाम को लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इनकी नज़र में अब गुर्बत जो है वो एक आम समाजी सा मसला है। अब ये कहना गलत तो नहीं होगा कि गुर्बत जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है। दोस्तों, पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे ज़्यादातर गुर्बत की वजह से अपनी बहार नहीं देख पाते और वो मर जाते हैं। एक एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 24.3% लोग ऐसे हैं जो गरीबी से भी ज़्यादा ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं। आबादी में इजाफे के साथ मुल्क में जो आमदनी है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही कम है, जिससे मुल्क की जो मईशत है बुरी तरह मुतासिर है। पाकिस्तान की फीकस आमदनी $479 है, जबकि वो जहां पर एटम बम गिरा जापान, वहां की आमदनी है $2700। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर में $14,000 है। गुज़िश्ता 10 साल में पाकिस्तान की जो गुर्बत है वो 30% से 40% तक बढ़ गई है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तानी आबादी का तकरीबन 40% हिस्सा ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात जैसे खुराक, रिहाई से महरूम है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो आबादी में इजाफा होता है तो ये बेरोज़गारी पैदा करता है। अगर किसी फर्म में 10 वैकेंसियाँ खाली होती हैं तो उस वैकेंसी के ऊपर 100 लोग अपनी एप्लीकेशन दायर करते हैं, लेकिन 100 में से 10 लोगों को वो जॉब मिलती है, लेकिन उसके बाद 19 लोग बेचारे रह जाते हैं जिनके पास नौकरियां नहीं होती। दोस्तों, अब यही चीज़ पाकिस्तान के नौजवानों को कमज़ोर बना रही है। 2020 में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की जो शरह थी तकरीबन 4.45% थी और अफसोस की बात यह है कि इस बात को पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान गंदम और बहुत सारी ऐसी अशिया जो इंपोर्ट करता है बानिस्बत एक्सपोर्ट करने के, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का एक नॉर्मल हिस्सा एक सनत से आता है। मिसाल के तौर पे सयाहत से, बैंकिंग से, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। दोस्तों, अगर हम ख़वातीन के हकूक़ और उनकी असमत दरी की बात करें, उनके कम उम्र की शादी की बात करें, तो देखा जाए तो एशियाई ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान में भी माँ बाप जब उनकी बेटी कुछ बड़ी हो जाए तो वो चाहते हैं कि इनकी शादी कर दें। अगर लड़की इनकार करे और आगे बढ़ने की बात करे तो कुछ ऐसा तबका है जिसमें वालिदैन लड़की पर तशद्दुद करते हैं और इसके भाई की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जाती है। लड़कियों को बड़ी उम्र के मर्दों से शादी करने पर मजबूर करते हैं। असमत दरी और गैरत के नाम पर कत्ल,
پاکستان میں ان سماجی مسائل میں سے ایک ہے جسے زیادہ تر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارا مذہب اسلام حیا کا درس دیتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ نکاح کو عام کرو اور زنا اور بےہودگیوں سے بچو، مگر اس کے باوجود بھی ریپ کو پاکستان کے اندر کچھ ایسا طبقہ ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو جائز قرار دیتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں اس کو۔ دوستو، قبائلی جرگے جو پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں ایک اہمیت رکھتے ہیں، مگر یہ جرگے ریاست کے قانون کے برعکس ہی کام کرتے ہیں اور خواتین کے بارے میں بے رحم فیصلے کرتے ہیں اور ظالمانہ فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اب کم عمر کی شادی لڑکی کی ذاتی اور سماجی زندگی پر ایک بہت برا منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ اب دوسری طرف کم عمر میں شادی کرنے والے لڑکے مالی دباؤ کا شکار بھی رہتے ہیں، جس سے ان کی تعلیم اور تربیت میں بھی خلل پڑتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 21% پاکستانی لڑکیوں کی جو شادی ہے وہ 18 سال کی عمر سے پہلے ہی ہو جاتی ہے، جبکہ 3% لڑکیوں کی شادی 15 سال کی عمر ہونے سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے۔ اب پاکستان کم عمر دلہنوں کی تعداد میں دنیا کے 6 نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، اگر ہم پاکستان میں قانون کے نفاذ کی بات کریں، یہاں کے لا قانونیت کی بات کریں، تو پاکستان کے اندر لا قانونیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ غریب کے لیے الگ اور امیروں کے لیے ایک الگ قانون بنایا گیا ہے، کیونکہ امیر لوگ بڑے پیمانے پہ کرپشن کر کے بھی نہیں پکڑے جاتے، مگر ایک غریب، ایک کمزور آدمی کو اس کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، طاقتور لوگوں کی وجہ سے کمزور لوگوں کے لیے جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ منصفانہ طور پہ فیصلے نہیں لے سکتی، جبکہ ملک میں عدالتی نظام کے بغیر ملک کبھی بھی، کوئی سا بھی ملک ہو، وہ نہیں چل سکتا، کیونکہ جس ملک میں عدل و انصاف نہ ہو وہ ملک اور وہاں کا معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ دوستو، 1971 کے بعد سے پاکستان ایک انتہائی خطرناک اور ایک مہلک بیماری کا شکار ہے، اور اس بیماری کا نام ہے کرپشن۔ اور اب اس بیماری کو، یعنی کہ کرپشن کو ختم کرنے کے بجائے ہمارے جو پاکستان کے جو لیڈر ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ خود ہی اس کے اندر ملوث پائے جا رہے ہیں، وہ خود ہی اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں، تو کرپشن کہاں سے ختم ہوگی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو وہ لوگ جو بہت طاقتور ہیں یا ہماری عوام، سب مل کر اس خطرناک بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا ہوگا۔ اب کرپشن کرنے والے ملک کو لوٹنے والوں اور بدعنوانی کے بغیر غیر جانبدار طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے، جس سے ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا، اور یہ انتہائی خطرناک مہلک بیماری جسے ہم کرپشن کہتے ہیں وہ اس ملک سے انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دوستو، آئی ہوپ کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہو۔ اگر یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں یہ ضرور مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں غلط ہیں یا صحیح، کیا ہمارا معاشرہ یا ہمارا ملک اس دلدل میں نہیں پھنسا ہوا، یا ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس دلدل میں نہیں پھنسے ہوئے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔